नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह और डिवाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक से आगे हम देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर स्थायी संपत्तियों के बारे में। और स्थायी संपत्ति क्या होती है ये हमने चर्चा कर ली थी कि ऐसी संपत्ति जिसे खरीदने का उद्देश्य वापस बेचना ना हो और जिसका उपयोग दीर्घकाल तक करना तय किया गया हो। जैसे मैंने बताया था, ये बोर्ड है तो ये बोर्ड का उपयोग दीर्घकाल तक उपयोग करना है, इसे वापस बेचना नहीं है, तो ये स्थायी संपत्ति है। अब मैं इसी को ही आगे कंटिन्यू रखते हुए फिक्स्ड एसेट के टाइप बता रहा हूं। फिक्स्ड एसेट 2 टाइप्स का होता है। एक तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, मूर्त स्थायी संपत्ति, और एक स्टूडेंट इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। अमूर्त स्थायी संपत्ति, मूर्त स्थायी संपत्ति, अमूर्त स्थायी संपत्ति। 1 बाय 1 इनका डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले मूर्त स्थायी संपत्ति। मूर्त स्थायी संपत्ति। तो मूर्त स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं, देखें तो मूर्त स्थायी संपत्ति का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऐसी संपत्ति जिसको देखा और छुआ जा सकता है। ऐसी स्थायी संपत्ति विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, जिसे देखा और छुआ जा सकता है, उसे मूर्त स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गई, जैसे कार हो गई, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे एसी हो गया, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ये बोर्ड हो गया, ये सब मूर्त स्थायी संपत्ति है, इसे देखा और छुआ जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे ऐसी स्थायी संपत्ति जिसे देखा व छुआ जा सकता है। ऐसी मूर्त स्थायी संपत्ति जिसे देखा और छुआ जा सकता है को मूर्त स्थायी संपत्ति कहते हैं। तो आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए मूर्त स्थायी संपत्ति, तो 15 शब्दों में तो इतना ही होगा कि ऐसी स्थायी संपत्ति जिसे देखा और छुआ जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार। स्टूडेंट, ये सारी की सारी मूर्त स्थायी संपत्ति है, इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। इन संपत्तियों पर प्रतिवर्ष मूल्यह्रास लगाया जाता है। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इन संपत्तियों पर प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। कसर डेप्रिसिएशन क्या है? तो स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। तो स्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। और मूर्त स्थायी संपत्ति पर हर वर्ष मूल्यह्रास लगाया जाता है। मूल्यह्रास का मतलब इनके मूल्य में कमी की जाती है और उस कमी को लाभ हानि खाते के खर्चे पक्ष में डाला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे पक्ष में उस मूल्य की कमी को डाला जाता है। तो ये हमने चर्चा की मूर्त स्थायी संपत्ति की। देन अगली चर्चा
अमूर्त स्थायी संपत्ति, अमूर्त स्थायी संपत्ति। अमूर्त स्थायी संपत्ति किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट, अमूर्त स्थायी संपत्ति का तात्पर्य ऐसी स्थायी संपत्ति से है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है। विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड। ऐसी स्थायी संपत्ति जिसे न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न हाथ लगा सकते हैं। जैसे ख्याति, जैसे पेटेंट, जैसे कॉपीराइट, जैसे आपका नो हाउ, जैसे ट्रेडमार्क। ये एक ऐसी स्थायी संपत्तियां हैं जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इनका बाजार में मौद्रिक मूल्य रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये बताया कि जैसे कॉपीराइट है, ये एक अधिकार है कि आप सेम गाना कॉपी नहीं कर सकते, सेम मूवी कॉपी नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कुछ अक्षर हो सकते हैं, जैसे रिलायंस का जो आर है वो उसका एक ट्रेडमार्क है, मारुति का जो सुजुकी लिखा हुआ है वो उसका एक ट्रेडमार्क है। तो इंटेंजिबल एसेट का मतलब ऐसी स्थायी संपत्ति होती है जो देखी और छू नहीं जा सकती, लेकिन जिसका फिर भी बाजार में क्या होता है? मूल्य होता है। जैसे ख्याति, ख्याति का तात्पर्य क्या है? एक संस्थान का अपने प्रतिद्वंदी संस्थान से ज्यादा लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। कि एक उपक्रम अपने कॉम्पिटिटर से सेम स्थिति में ज्यादा लाभ कमा रहा है, तो यह उसकी क्या है? ख्याति है। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान खोली गई और यह देख करके खोली गई कि इस जगह पर मिठाई की दुकान बहुत बढ़िया चलती है, तो जैसे उसकी चलती है वैसे ही अपनी भी चलेगी। तो आपने वैसे की वैसी दुकान खोल ली, उसी एरिया में खोल ली, उसी साइज की खोल ली, उसी गुणवत्ता मानदंड वाले उत्पादों की खोल ली, लेकिन माह के अंत में आप देख रहे हो कि अभी भी उसी के यहाँ पर बिक्री हो रही है और आपके यहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो ये कमाल बच्चों ख्याति का है। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति अपने कॉम्पिटिटर से समान परिस्थितियों में ज्यादा लाभ कमाता है। ख्याति को बेचा खरीदा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा है बचपन स्कूल, तो बचपन स्कूल अपनी ख्याति को बेचता है। अखबारों में समय समय पर उसके ऐड आते हैं कि फ्रेंचाइजी के लिए निम्न नंबर पर कॉल करें। तो आप वहां पर जाते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको बचपन स्कूल का नाम, लोगो यूज करने देंगे और बकायदा हम हमारे विज्ञापनों में भी ये लिखेंगे कि हमारी एक शाखा यहाँ पर भी खुल गई है, जयपुर में भी खुल गई है, इसके ओनर ये हैं, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराओ। बदले में वे अपने नाम का प्रयोग करने की एवज में आपसे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मांगेंगे पर वर्ष, या जैसा भी आपके बीच में अनुबंध है। तो बस यही ख्याति है कि बचपन का स्कूल का नाम है और उस नाम को आप खरीद करके व्यापार कर रहे हो, तो आपको ख्याति के पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो एग्जाम में सवाल आ जाए 15 शब्दों में अमूर्त संपत्ति के बारे में व्याख्या करें, तो आप क्या लिखेंगे? ऐसी स्थायी संपत्ति, ऐसी स्थायी संपत्ति जिसे देखा व छुआ न जा सके, देखा और छुआ न जा सके, परंतु जिसका बाजार मूल्य उपलब्ध हो, बाजार मूल्य उपलब्ध हो, को अमूर्त स्थायी संपत्ति कहेंगे। अमूर्त स्थायी संपत्ति कहेंगे, को अमूर्त स्थायी संपत्ति कहेंगे। एग्जाम्पल, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर,
मोबाइल की एप्लीकेशन, लीज राइट, ये सब अमूर्त संपत्तियों के बारे में हमने उदाहरण लिखे। ध्यान दीजिए, जो मूर्त संपत्तियां हैं उन पे तो मूल्यह्रास लगता था, और जो अमूर्त संपत्तियां हैं उन पर मूल्यह्रास नहीं लगता। इन पर, इनके मूल्य में ईयर बाय ईयर जो कमी आती है उसे हम परिशोधन कहते हैं। अमूर्त संपत्तियों के मूल्य में जो वर्ष दर वर्ष कमी की जाती है, वर्ष दर वर्ष कमी की जाती है, इसे परिशोधन कहते हैं। परिशोधन मतलब अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो हमने चर्चा की ख्याति किसे कहते हैं। तो ख्याति का तात्पर्य एक संस्थान का अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में ज्यादा लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कहलाता है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया, उसकी मिठाई की दुकान, आपकी मिठाई की दुकान, उसके जितनी बड़ी दुकान, आपकी उतनी बड़ी दुकान, उसकी 20 साल पुरानी दुकान, आपकी बिल्कुल नई दुकान, उसके ग्राहक ज्यादा, किस कारण से? ख्याति के कारण से। दूसरा क्या एग्जाम्पल था? पेटेंट। पेटेंट का स्टूडेंट मतलब यह है कि जब आप कोई रिसर्च करते हो, कोई अनुसंधान करते हो और एक नया आविष्कार का खोज करते हो, तो उस आविष्कार पर जो आपने मेहनत की है उसका फल आप ही को मिलना चाहिए। इसके लिए आप अपने उस आविष्कार का, आप अपने उस अनुसंधान का, आप अपने उस रिसर्च का पेटेंट करवा लेते हो कि सेम ट्रिक को यूज करके कोई अन्य आदमी उत्पाद नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च के फलस्वरूप कुछ इस तरह से इंजन का आविष्कार किया कि पानी से भी मोटरसाइकिल चल सकती है। पेट्रोल की जरूरत नहीं है, पानी डालो और मोटरसाइकिल चलेगी। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने आविष्कार किया और अपनी बाइक बनाई, दूसरी प्रतिद्वंदी कंपनियां जो कि बाजार में पहले से मौजूद है, हीरो है, होंडा है, टीवीएस है, बजाज है, वो सबसे पहले आपकी गाड़ी को खरीदेगी और खरीदने के बाद इंजन को रिसर्च करेगी, अपने वैज्ञानिकों को दिखाएगी कि देखो भाई, एक नए लड़के ने आविष्कार कर दिया, तुम बैठे बैठे यहाँ पर तनख्वाही उठा रहे हो, देखो पानी से कैसे चल रहा है ये बाइक। तो उनके इंजीनियर भी कॉपी पेस्ट करके वैसी की वैसी बाइक बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, इतनी तो अकल उनमें भी है। तो होगा क्या कि आपने पानी से चलने वाली बाइक बनाई और कुछ महीने बाद हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज की भी पानी वाली बाइक आ गई, तो फिर आपकी बाइक को खरीदेगा कौन? उनका नाम तो पहले से ही बाजार में चल रहा है, तो उन्हीं की बाइक वापस से सेल होने लग जाएगी और आपके 10 साल, 15 साल, 20 साल की तपस्या पर पानी फिर जाएगा। तो आप अपनी इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवा लेते हो, उसमें आप सुरक्षित हो जाते हो कि अगले 8-10 साल जितना भी पेटेंट करवाने के अनुबंध में करवाया जाए, इतने साल तक सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके अन्य कंपनी उत्पाद नहीं बना सकती। तो आपका ये 8 वर्षों तक सुरक्षित हो गया। अब हीरो कंपनी को, बजाज कंपनी को यदि ऐसी की ऐसी इसी टेक्नोलॉजी पर बाइक बनानी है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगी, कहेगी कि प्लीज सर, आप हमें उस पेटेंट को यूज करने का पावर दे दो और ये लो 200 करोड़ रुपए, हम उससे बाइक बनाएंगे। तो आप अपने इस पेटेंट को उनको बेच सकते हो, आप अपने इस अनुसंधान को उन्हें सोल्ड आउट कर सकते हो। तो ये है पेटेंट बच्चों। ये कॉपीराइट, जैसा कि मैं बता चुका हूं, गाने का कॉपीराइट होता है, संगीत का कॉपीराइट होता है, वीडियो का कॉपीराइट होता है, किताब का कॉपीराइट होता है कि सेम उसको कॉपी करके और दूसरा आदमी नहीं बना सकता। जैसे आपने कोई गाना बनाया और उस गाने की कॉपी को आप बेचना चाहते हो, तो और किसी ने उसको कॉपी पेस्ट करके बेचना चालू कर दिया, तो आप अपने गाने का कॉपीराइट करा सकते हो। तो यदि कोई चोरी छिपे आपके गाने को कॉपी करके बेचता, तो आप उसके विरुद्ध वाद दायर कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। आपने देखा होगा कि यूट्यूब वगैरह पर यदि आप कोई वीडियो या मूवी देखते हैं और यदि वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है, तो उसका वीडियो यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मैं बता ही चुका हूं कि ट्रेडमार्क कुछ शब्द हो सकते हैं, ट्रेडमार्क एक लोगो हो सकता है, ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है।
ताकि आप अपनी पहचान भीड़ में अलग बता पाए। इसे ही हम ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ट्रेडमार्क की सहायता से एक संस्था अपनी पहचान बाकी की कॉम्पिटिटर संस्थान से बेहतर तुलनात्मक रूप से अच्छा बता सकती है। देन सॉफ्टवेयर आप लोग जानते हो, जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है, तो आप उसका प्रयोग तभी कर सकते हो जब आपने उसके लाइसेंस अधिकार क्रय किए हों। मोबाइल की एप्लीकेशन आप जानते हो, दुनिया भर की आजकल एप्लीकेशन उपलब्ध है, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। खनन अधिकार, लीज राइट्स, उपयोग करने का अधिकार, किराया अधिकार, ये भी एक अमूर्त संपत्ति होती है जिसमें आप निश्चित अवधि तक लीज पर संपत्ति को किराए पर रख सकते हो, उसके पश्चात वो संपत्ति लौटानी होती है। तो अमूर्त संपत्तियों का तात्पर्य ऐसी स्थायी संपत्ति से है जिसे देखा और छुआ न जा सके परंतु जिसका बाजार में मौद्रिक मूल्य हो। इसके मूल्य में जो कमी होती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं, परिशोधन कहते हैं। तो हमने अभी तक जो चर्चा की स्टूडेंट, वो दो तरह की संपत्तियों के बारे में चर्चा की, मूर्त स्थायी संपत्ति और अमूर्त स्थायी संपत्ति। मूर्त को देखा और छुआ जा सकता है, अमूर्त को देखा और छुआ नहीं जा सकता। मूर्त पर मूल्यह्रास लगता है, अमूर्त पर परिशोधन लगता है। मूर्त की भी बाजार वैल्यू होती है, अमूर्त की भी बाजार वैल्यू होती है। मूर्त के मूल्य में भी कमी आती है, अमूर्त के मूल्य में भी कमी आती है। मूर्त के मूल्य में कमी को मूल्यह्रास कहते हैं, अमूर्त के मूल्य में कमी को परिशोधन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी में एक चीज डालना चाहूंगा कि कुछ स्थायी संपत्तियां जो कि मूर्त प्रकृति की है वो ऐसी होती है जिन पर मूल्यह्रास नहीं लगता है। तो सर वो ऐसी संपत्ति कौन सी है जो मूर्त है, स्थायी है और जिस पर डेप्रिसिएशन ही नहीं लगे, यानी समय के साथ मूल्य में कमी आप उसमें नहीं कर सकते, और उसका नाम है जमीन, लैंड। जमीन पर कभी भी मूल्यह्रास नहीं लगता क्योंकि जमीन का लाइफ जो है वो असीमित होता है। आप कभी ये मत सोचना कि जमीन का मूल्य सर बढ़ता ही बढ़ता है, नहीं, जमीन का मूल्य बढ़ता है, इस कारण मूल्यह्रास नहीं लगता। जमीन का लाइफ, यूजफुल लाइफ, जीवन काल असीमित होता है, इसी कारण से इस पर मूल्यह्रास नहीं लगता है। देन स्टूडेंट्स, हम आगे चर्चा करेंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्ति। चालू संपत्ति, चालू संपत्ति का स्टूडेंट्स तात्पर्य है ऐसी संपत्ति जिसे एक लेखा वर्ष के दौरान कैश में, रोकड़ में परिवर्तित किए जाने का उद्देश्य हो। ऐसी स्थायी संपत्ति जो एक लेखा वर्ष में रोकड़ में बदल दिए जाने के उद्देश्य से बनाई गई हो, खरीदी गई हो, उसे हम चालू संपत्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटर बताएंगे क्या होता है, क्रेडिटर बताएंगे अभी क्या होता है। डेटर BR, क्रेडिटर गलत बोल गया, डेटर BR, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। तो वापस से सुनिए, ऐसी संपत्ति जिसे एक लेखा वर्ष के दौरान, लेखा वर्ष का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो 1 अप्रैल से चालू हो और अगले साल की 31 मार्च को समाप्त हो। तो ऐसा वर्ष जो 1 अप्रैल को चालू हो और अगले साल 31 मार्च को समाप्त हो, उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो हमने परिभाषा जो बताई चालू संपत्ति को इस तरह से बताई कि ऐसी संपत्ति जो एक लेखा वर्ष के दौरान रोकड़ में परिवर्तित करने का जिसका ऑब्जेक्टिव हो, उसे हम चालू संपत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल जो हमने देखे वो एक तो देखा देनदार, एक देखा बिल रिसीवेबल, एक देखा पूर्वदत्त व्यय, एक देखा उपार्जित आय, एक देखा कैश इन हैंड, एक देखा कैश एट बैंक। तो इसे हम चालू संपत्ति कहते हैं। पहले परिभाषा लिखेंगे, देन फिर इसे 1 बाय 1 समझेंगे। ऐसी संपत्ति जिसे एक लेखा वर्ष के दौरान, जिसे एक लेखा वर्ष के दौरान रोकड़ में, कैश में बदल लिए जाने का उद्देश्य हो। यानी ऐसी संपत्ति जो एक लेखा वर्ष में
कैश में परिवर्तित हो जाती हो, इस उद्देश्य से वो बनाई गई हो। एक लेखा वर्ष में रोकड़ में बदल लिए जाने का उद्देश्य हो, उस संपत्ति को अपन चालू संपत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल, उसे चालू संपत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल, देनदार, डेटर, स्टॉक, प्राप्य बिल, बिल रिसीवेबल, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित आय, अक्रूड इनकम, हस्तगत रोकड़, कैश इन हैंड, बैंक में रोकड़, कैशड बैंक, इसके अलावा दो कभी कभार आते हैं, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर कर की कटौती, स्रोत पर कर की कटौती, एडवांस टैक्स, अग्रिम कर। ये स्टूडेंट्स चालू संपत्तियों के एग्जाम्पल है। इनमें से किसी भी एक के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके एक चैप्टर है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, उनमें ये सारे पॉइंट 1 बाय 1 काम आएंगे। पूर्व के एग्जाम में आ रखा है चालू रेशो क्या है, तो चालू रेशो में करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट में क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए। एक सवाल आ रखा है डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट में क्या आता है, इक्विटी में क्या आता है, पता होना चाहिए। तो डेटर क्या है, स्टॉक क्या है, प्रीपेड क्या है, अक्रूड क्या है, क्या काम आते हैं, ये हमें सब पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चालू संपत्ति, चालू संपत्ति की हमने क्या परिभाषा देखी कि ऐसी संपत्ति जिसे क्रय करने का उद्देश्य विद इन 1 ईयर में रोकड़ में बदलना हो, ऐसी संपत्ति जिसे बनाने का उद्देश्य, ऐसी संपत्ति जिसे क्रय करने का उद्देश्य एक लेखा वर्ष के दौरान रोकड़ में बदल लिया जाना हो, उसे हम चालू संपत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या क्या बताए, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, कैश इन हैंड, कैशड बैंक, टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये इसी के एग्जाम्पल है। अब 1 बाय 1 हम इन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया उसका नाम है डेटर। डेटर जिसे हिंदी में देनदार बोलते हैं। अब बात आती है देनदार का मतलब क्या है। तो देखिए, एक संस्थान 2 तरह से माल बेचता है। पहला तरीका रोकड़ में कैश में माल बेचना, दूसरा तरीका उधार में माल बेचना। तो जब उधार में माल बेचा जाता है तो जो सामने वाला पक्षकार जिसने माल खरीदा है वह संस्था की नज़रों में डेटर कहलाता है। तो डेटर की परिभाषा क्या हुई, डेटर की परिभाषा हुई कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा संस्थान, ध्यान रखना माल खरीदने वाला
एक व्यक्ति भी हो सकता है, माल खरीदने वाला एक संस्थान भी हो सकता है। संस्थान का तात्पर्य कोई साझेदारी फर्म, कोई ट्रस्ट, कोई क्लब, कोई कंपनी, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं माल बेचूं तो माल या तो रोकड़ में बेचूंगा या उधार में बेचूंगा, तो उधार खरीदने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या रिलायंस कंपनी हो सकती है, या कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, कोई साझेदारी हो सकती है। तो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा संस्थान जिसे उधार में माल बेचा गया हो और अभी तक उस संस्थान ने हमें पैसा नहीं दिया हो, तो हमारी नज़रों में वो डेटर कहलाएगा, देनदार कहलाएगा। ध्यान रखना, हमारा अधिकार उसे डेटर कहने का तब तक है जब तक अमुक संस्थान हमें पैसा ना दे दे। जैसे ही वो हमें पैसा दे देगा, हमारा बैलेंस क्लियर कर देगा, देन हम उसको डेटर नहीं कह सकते। डेटर कहने का अधिकार केवल तब तक है जब तक अमुक संस्थान द्वारा पैसा ना दिया गया हो। ठीक है, इसे हम डेटर कहते हैं। अब डेटर यदि पैसा दे दे तो डेटर का संबंध खत्म हो जाता है और हमें रोकड़ प्राप्त हो जाता है। तो परिभाषा देखिए, वह व्यक्ति या संस्थान जिसे वह व्यक्ति या संस्थान जिसे उधार में माल अथवा सेवा प्रदान की गई हो, वह व्यक्ति या संस्थान जिसे उधार में माल अथवा सेवा प्रदान की गई हो, परंतु अब तक धनराशि प्राप्त नहीं हुई हो, प्राप्त नहीं हुई हो, उसे संस्थान की बैलेंस शीट में, संस्थान की पुस्तकों में देनदार कहा जाता है। संस्थान की पुस्तकों में देनदार कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति या वह संस्थान जिसे उधार माल बेचा गया हो, उधार सेवा प्रदान की गई हो और एज ऑन डेट तक उसे धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तो उसे संस्थान की किताबों में देनदार कहेंगे। तो हो सकता है आज की डेट में अमुक व्यक्ति मेरा देनदार हो, मेरे को पैसा लेना हो, मैं उसे देनदार कहूंगा क्योंकि मैंने उसे उधार माल या सेवा दे रखी थी। लेकिन हो सकता है 2 दिन बाद वो मेरे को पैसा दे दे, देन मैं उसे अपनी किताबों में देनदार नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब उस देनदार ने मुझे रोकड़ दे दिया है, तो देनदार खाता खत्म हो गया और मुझे कैश प्राप्त हो गई। तो ध्यान रखना, देनदार का भविष्य में 2 में से एक इलाज होगा। इलाज नंबर 1, वो आदमी पैसा दे देगा और अब देनदार खाता बंद हो जाएगा और मुझे कैश रिकवर हो जाएगी। दूसरा उपचार, वो आदमी पैसा ना दे और परमानेंट दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, देश छोड़कर भाग जाए और मुझे मालूम पड़ जाए कि ये आदमी अब पैसा देने वाला नहीं है, तो मैं उस देनदार खाते को जिंदा रख के करूं क्या? भाई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और वो आदमी पैसा दे ही नहीं रहा है और देश छोड़ के चला गया है, तो अब तो उसके खाते को बंद कर देना ही समझदारी होगी। मैं अपनी किताबों में झूठ मूठी बताऊं कि इस आदमी से मुझे पैसा लेना है, जबकि मुझे भी मालूम है कि अब ये पैसा आने वाला नहीं है। तो भविष्य में देनदार के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर 1, या तो रोकड़ मिल जाता है, देनदार खाता खत्म और कैश प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, देनदार से पैसा नहीं मिलता, तब हम इसे बैड डेट बोलते हैं। बैड डेट का मतलब होता है डूबत ऋण, यानी ऐसा व्यक्ति और संस्थान जिसे उधार माल बेचा गया हो और वह पैसा ना दे और ना ही उसे भविष्य में पैसा मिलने की संभावना हो, तो डेटर खाते को समाप्त कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और उसकी राशि को खर्चा मान करके खत्म कर दिया जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं डूबत ऋण, बैड डेट। 2 चीजें हो गई। लेकिन आपने किसी डेटर को बैड डेट मान लिया और भविष्य के वर्षों में वो आदमी वापस से आपके पास आकर के आपको पैसा दे दे, तो अब तो डेटर अकाउंट बंद हो चुका है, क्योंकि आपने डेटर को बैड डेट मान करके खत्म कर दिया था।
लेकिन कुछ दिनों बाद वो आदमी, 3 साल बाद वो आदमी आ गया और आपकी तरफ पैसे बढ़ाए कि भैया मैंने वो 3 साल पहले तेरे से माल लिया था और मैं पैसे नहीं दे पाया क्योंकि मैं देश छोड़कर चला गया था कमाने के लिए, आज मैं वापस आ गया हूं, तो ये ले तेरी उधारी चुकाता हूं। तब ये जो पैसा प्राप्त हो रहा है ये कहलाता है बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड कब कहलाता है? जब आप देनदार का खाता बंद कर चुके हो। यदि देनदार का खाता बंद नहीं हुआ है तो प्राप्त पैसे से डेटर अकाउंट बंद होगा और कैश प्राप्त होगा। यदि डेटर से पैसा ना मिले और आपको उसे बंद करना तो डेटर खाता बंद होगा और वो बैड डेट में जाएगा। डेटर खाता बंद है और फिर कैश रिसीव्ड हो रहा है तो ये बैड डेट रिकवर्ड कहलाएगा। तो 3 स्थितियां बता रहा हूं मैं। भविष्य में 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1, डेटर से धन प्राप्त हो जाए। डेटर से धन प्राप्त हो जाए तो इसमें होगा क्या? डेटर खाता बंद और कैश प्राप्त। नंबर 2, डेटर दिवालिया हो जाए, वह भविष्य में उससे धन प्राप्त की संभावना समाप्त हो जाए, की संभावना 0 हो जाए। तो इसमें क्या होगा? डेटर खाता बंद और बैड डेट रिकॉर्ड। बैड डेट रिकॉर्ड मतलब डेटर का जो भी बैलेंस था जिससे पैसे नहीं मिले उसको बैड डेट बोलेंगे और बैड डेट खर्चे में रिकॉर्ड हो जाएगा। नंबर 3, यदि बैड डेट माने डेटर से, बैड डेट माने डेटर से भविष्य में नगद प्राप्त हो जाए, भविष्य में नगद प्राप्त हो जाए तो बताओ क्या होगा? भविष्य में नगद प्राप्त हो जाए तो इसे हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड और कॉमा कैश प्राप्त। बैड डेट रिकवर्ड को आय माना जाता है और कैश प्राप्त हो जाता है। तो 3 स्थिति डेटर के साथ हो सकती है। तो कोई आपसे पूछे डेटर क्या है तो आप बोलोगे डेटर का मतलब देनदार होता है और ये वो व्यक्ति या वो संस्थान होता है जिसे उधार माल या सेवा दी गई थी और अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। भविष्य में इसके 3 उपचार हो सकते हैं। नंबर 1, डेटर से पैसा आ जाए तो कैश आ जाएगा, डेटर खाता बंद हो जाएगा। नंबर 2, पैसा ना आए, नई संभावना हो तो डेटर खाता बंद हो जाएगा और बैड डेट खाता यानी खर्चा खाता मान लिया जाएगा, खर्चा खाता। लेकिन डूबे हुए डेटर से भविष्य में पैसा मिल जाए तो बैड डेट रिकवर्ड यानी आय मान लिया जाएगा, क्योंकि पूर्व में आपने खर्चा मान लिया है तो खर्चे को उल्टा करने के लिए आय रिकॉर्ड करनी होगी और साथ ही साथ कैश रिसीव्ड को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये 3 उपचार है डेटर खाते के। देन दूसरा करंट एसेट का नाम है स्टॉक। स्टॉक को हम लोग बोलते हैं स्कंद। स्टॉक क्या है, स्कंद क्या है? तो वह सामग्री जिसे वापस बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया हो उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक को समझने से पहले हम समझेंगे गुड्स को, और गुड्स को क्रिया के आधार पर
हम लोग 5 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम गुड्स को देख रहे हैं, फिर गुड्स से स्टॉक पर आएंगे। गुड्स को हम बोलते हैं माल। माल का तात्पर्य वो सामग्री से है जिसे या तो नए उत्पाद के निर्माण में काम में लेंगे या फिर उसको यथावत स्थिति में ट्रेड करेंगे, पुनः विक्रय करेंगे। तो बताइए उस सामग्री को हम क्या बोलते हैं? माल। तो माल का मतलब ऐसी सामग्री जिसे वापस बेचने के लिए खरीदा गया हो या फिर जिससे किसी नए उत्पाद का निर्माण करना हो, उसे हम माल कहेंगे। वह सामग्री जिसे या तो पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया हो या जिसकी सहायता से नए उत्पाद का निर्माण करना हो, जिसकी सहायता से नए उत्पाद का निर्माण करना हो। क्या बोलते हैं उसे? माल। तो वह सामग्री या तो इसे पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया हो या जिसकी सहायता से नए उत्पाद का निर्माण करना हो। जैसे किराना वाला बिस्किट खरीदता है तो बिस्किट को यथावत स्थिति में बेच देता है, तो पुनः विक्रय के लिए खरीद रहा है, माल है उसके लिए बिस्किट। लेकिन एक बिस्किट निर्माण करता आटा खरीदता है तो आटा यथावत बेचने के लिए नहीं खरीद रहा कि आटा खरीदा आटा बेचूंगा, आटे से वो बिस्किट का निर्माण करता है। तो वहां पर बिस्किट निर्माणकर्ता के लिए आटा भी माल है, स्कंद है, स्टॉक है। आगे क्रिया के आधार पर माल के 5 प्रकार हैं। क्रिया के आधार पर माल के 5 प्रकार हैं। नंबर 1, परचेज। क्रय। जब माल खरीदा जाता है तो इसे क्रय खाते में रिकॉर्ड करते हैं। जब माल खरीदा जाता है तो माल को माल न कह करके क्रय बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट खुलता है, क्रय खाता। जब माल को बेचा जाता है तो इसे बोलते हैं सेल किया है, सेल अकाउंट। तो माल परचेज किया है तो परचेज अकाउंट, माल बेचा है तो सेल अकाउंट। गुड्स अकाउंट नाम का कोई खाता ही नहीं होता। जब खरीदा हुआ माल लौटा दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। जब बिका हुआ माल लौट करके आपके दरबार में वापस आ जाए तो इसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। और एक अकाउंट और होता है जिसका नाम है स्टॉक अकाउंट, जिसकी परिभाषा हम पढ़ने के लिए इतना डिटेल पढ़ रहे हैं। तो स्टॉक अकाउंट का मतलब है वर्ष के अंत में जो माल शेष बचा रह जाए उसे हम स्टॉक कहते हैं, स्कंद कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के प्रारंभ में ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। तो क्रिया के आधार पर माल के 5 नाम हैं: परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न और स्टॉक। जब माल खरीदा जाता है तो माल को माल न कह करके परचेज कहते हैं। जब माल बेचा जाता है तो माल को माल न कह करके सेल कहते हैं। जब खरीदा हुआ लौटाया जाता है तो उस माल को परचेज रिटर्न कहते हैं। और जब बिका हुआ वापस लौट कर आ जाता है तो उसे सेल रिटर्न कहते हैं। और जब माल वर्ष के अंत में बचा रह जाता है तो उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के प्रारंभ में ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक बन जाता है। तो क्रय की परिभाषा क्या होगी? जब माल क्रय किया जाता है
तो इसे क्रय कहते हैं। जब माल खरीदा जाता है माल खरीद किया जाता है तो इसे क्रय कहते हैं। नंबर 2, परचेज रिटर्न। हिंदी में बोलते हैं क्रय वापसी। क्रय वापसी। क्रय वापसी का मतलब क्या है? जब खरीदा हुआ माल लौटा दिया जाता है। जब खरीदा हुआ माल लौटा दिया जाता है तो इसे परचेज रिटर्न कहते हैं, क्रय वापसी कहते हैं। खरीदा हुआ माल लौटा दिया जाता है तो इसे परचेज रिटर्न कहते हैं। देन अगला पॉइंट, सेल। जब माल बेचा जाता है, जब माल बेचा जाता है तो इसे विक्रय कहते हैं। जब माल बेचा जाता है तो इसे सेल कहते हैं। नंबर 4, सेल्स रिटर्न। इसे कहते हैं विक्रय और इसे कहते हैं विक्रय वापसी। विक्रय वापसी का मतलब जब बिका हुआ माल वापस लौट कर आ जाता है। जब बिका माल वापस लौट कर आ जाता है तो इसे विक्रय वापसी कहते हैं। विक्रय वापसी कहते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक। वित्तीय वर्ष के अंत में जो सामग्री, जो माल अथवा सामग्री बची रह जाती है उसे स्टॉक कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। नंबर ए, ओपनिंग स्टॉक। हिंदी में बात करें तो प्रारंभिक स्टॉक।
वर्ष के पहले दिन मौजूद स्टॉक वर्ष के पहले दिन मौजूद स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक कहलाता है। वर्ष के पहले दिन मौजूद स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक कहलाता है। और एक हो गया क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जो माल शेष रह गया है को अंतिम स्टॉक कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने स्टॉक की चर्चा की। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कि स्टॉक क्या कहलाता है, स्टॉक का मतलब क्या है। तो स्टॉक स्कंद, इसको समझने से पहले हमने गुड्स समझा। गुड्स को हिंदी में माल कहते हैं। तो वह सामग्री जिसे या तो पुनः विक्रय के लिए खरीदा गया हो या जिसकी सहायता से नए उत्पाद का निर्माण करना हो, उसे गुड्स कहते हैं। और क्रिया के आधार पर गुड्स 5 प्रकार का है। एक तो परचेज, एक परचेज रिटर्न, एक सेल, एक सेल्स रिटर्न और एक स्टॉक। तो वह वस्तु जिसे वापस बेचने के लिए खरीदा हो या जिसकी सहायता से नया उत्पाद बनाना हो, उसे हम माल कहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया कि एक किराना वाले के लिए बिस्किट का पैकेट माल है, क्योंकि उसे यथावत स्थिति में वो बेच रहा है। लेकिन एक बिस्किट निर्माणकर्ता के लिए आटा भी माल है, क्योंकि आटे से वो बिस्किट बनाएगा तो आटा भी उसके लिए माल है। तो माल में पुनः बेचना भी शामिल है या नया उत्पाद बनाना भी शामिल है। अब माल को एक्टिविटी की बेसिस पर 5 भागों में बांटा गया है। क्रय है, क्रय वापसी है, सेल है, सेल वापसी है और स्टॉक है। यदि हम सबसे पहले परचेज की बात करें तो परचेज किसे कहते हैं, तो क्रय का मतलब है जब माल खरीदा जाता है तो इसे क्रय कहते हैं। जब माल को खरीदा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, क्रय, परचेज कहते हैं, खरीदना। और जब खरीदा हुआ माल लौटाया जाता है तो इसे क्रय वापसी कहते हैं। कि सर लौटाते क्यों हैं, तो लौटाने के कारण है कि माल जरूरत से ज़्यादा आ जाए, माल नमूने के अनुसार ना आए, माल रास्ते में खराब हो जाए, माल जैसा सैंपल में बताया गया था वैसा ना आए। तो ऐसी स्थितियों में आप खरीदा गया माल लौटा देते हो। एक बार वापस से सुनो, माल खराब क्वालिटी का है या माल नमूने के अनुसार ना आए या माल रास्ते में खराब हो जाए या माल ज़्यादा मात्रा में आए, तो ऐसी स्थिति में आप माल को लौटा देते हो। तो बताइए, माल को लौटाना किस नाम से जाना जाएगा, परचेज रिटर्न। ध्यान रखना, गुड्स को कभी भी गुड्स बोला ही नहीं जाता। क्रिया के आधार पर इसे 5 नामों में पुकारा जाता है। माल खरीदना मतलब परचेज, माल बेचना मतलब सेल, खरीदा हुआ वापस लौटाया परचेज रिटर्न, बिका हुआ वापस आपके पास आ गया सेल्स रिटर्न। और यदि वर्ष के अंत में माल का शेष बचा रह गया तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक कितने प्रकार के हो गए, 2। एक तो कौन सा हो गया, ओपनिंग स्टॉक, और एक कौन सा हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। साल के पहले दिन जो स्टॉक मौजूद है उसे हम कौन सा स्टॉक बोलेंगे, ओपनिंग। और साल के अंतिम दिन जो माल बचा हुआ रह गया उसे हम कौन सा स्टॉक बोलेंगे, क्लोजिंग। यही क्लोजिंग अगले वर्ष के प्रारंभ में क्या बन जाता है, ओपनिंग। तो ये चक्र चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने स्टॉक के बारे में चर्चा की। अब फटाफट से देखिए, आज जो मैंने बताया आपको, फिक्स्ड एसेट के बारे में बताया। फिक्स्ड एसेट में मैंने 2 संपत्तियां बताई, एक तो टेंजिबल
और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल को हम बोलते हैं मूर्त स्थायी संपत्ति, इंटेंजिबल को हम बोलते हैं अमूर्त स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति की चर्चा हमने पिछले क्लास में कर ली थी कि वह संपत्ति जिसे वापस बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा है, जिसकी सहायता से व्यापार करना है, सेवा प्रदान करनी है, किराए पे देना है, उत्पादन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करना है। अब ये संपत्ति मूर्त और अमूर्त होती है। मूर्त स्थायी संपत्ति का मतलब क्या होता है? तो ऐसी स्थायी संपत्ति जिसे देखा और छुआ जा सकता है, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, उसे हम मूर्त स्थायी संपत्ति टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कहते हैं, टेंजिबल। और इसके एग्जांपल हमने देखे, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, मोटर कार है, देख सकते हैं, छू सकते हैं। इन पर हर साल क्या लगाते हैं? मूल्यह्रास। इनके मूल्य में वर्ष दर वर्ष जो कमी होती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं, और इस मूल्यह्रास को लाभ हानि खाते में खर्चे पक्ष में डाल देते हैं। देन हमने चर्चा की थी अमूर्त इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर। इंटेंजिबल टेंजिबल की बिल्कुल उल्टी होती है कि ऐसी स्थायी संपत्ति जिसको देखा और छुआ न जा सके, परंतु जिसका मार्केट वैल्यू अवेलेबल हो, जिसका मौद्रिक मूल्य उपलब्ध हो, पैसों में जिसे मापा जा सकता हो। एग्जाम्पल हमने देखे, ख्याति है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, लीज राइट है। इनका बाजार में मूल्य होता है, लेकिन इसे देख और छू नहीं सकते। जैसे ख्याति को कहां से देखोगे? ये तो महसूस की जा सकती है, बाजार में आपका सेल ज्यादा है कंपटीटर से, तो ये ख्याति है, बट इसका बाजार में मूल्य है। ये क्या क्या होते हैं इनकी चर्चा हमने कर ली थी। मूर्त स्थायी संपत्ति की तरह भी अमूर्त स्थायी संपत्ति का वर्ष दर वर्ष मूल्य कम होता है, और इसे हम परिशोधन या अमोर्टाइजेशन कहते हैं। देन स्टूडेंट हमने चर्चा की थी चालू संपत्ति के बारे में, कि चालू संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति जिसे एक लेखा वर्ष के दौरान रोकड़ में बदल लिए जाने का उद्देश्य हो, कैश में कन्वर्ट करने का उद्देश्य हो, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। यानी ऐसी संपत्ति जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल में बदलना आवश्यक है, नहीं है तो नहीं है, क्या करे। जैसे देनदार हमने पढ़ा कि जिसको उधार माल बेचा और जिससे पैसे अभी तक नहीं आए। अब हमारा तो यही उद्देश्य होता है कि 1 साल में वो डेटर पैसा दे देगा, अब नहीं दे तो नहीं दे, हम क्या करें। लेकिन जनरली करंट एसेट्स का जो थीम होता है, जो मोटो होता है, वो ये होता है कि विद इन 1 ईयर, एक लेखा वर्ष में वो कैश में रूपांतरित हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हमने देखे स्टूडेंट, डेटर है, देनदार है, स्टॉक है, प्राप्य विपत्र है, पूर्वदत्त व्यय है, उपार्जित आय है, हस्तगत रोकड़ है, बैंक में रोकड़ है, स्रोत पर कर की कटौती है, एडवांस टैक्स है। ये हमने एग्जाम्पल देखे। फिर हमने इनकी डिटेलिंग देखी। डिटेलिंग में कुछ इस तरह से देखा, डेटर की परिभाषा देखी। डेटर को हिंदी में देनदार कहते हैं। डेटर का मतलब वह व्यक्ति या वह संस्थान जिसे उधार माल बेचा गया हो, क्रेडिट में गुड्स बेचा गया हो। ध्यान रखना, जिस किसी को नगद में माल बेचते हैं वो डेटर नहीं होता। कसर फिर वो क्या होता है? जिसे नगद में माल बेचते हैं तो उसके साथ में कोई संबंध ही नहीं होता, उसके साथ में कोई भी रिलेशन हमारा नहीं होता, क्योंकि उसने पैसा दिया, माल लिया, खेल खत्म, उसे हम कुछ भी नहीं कहेंगे। डेटर तो वो आदमी होता है जिससे उधार में हमसे माल खरीदा हो और अभी तक पैसा नहीं दिया हो, उसे हम डेटर कहते हैं। डेटर बैलेंस शीट की एसेट साइड में चालू संपत्ति में बताया जाता है। और भविष्य में डेटर के 3 उपचार हो सकते हैं कि भविष्य में डेटर से या तो कैश प्राप्त हो जाए तो डेटर खाता बंद हो जाएगा, कैश प्राप्त हो जाएगा, या भविष्य में डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए और धन प्राप्त करने की संभावना भी समाप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में डेटर खाता फिर बंद हो जाएगा, लेकिन ऊपर की तरह कैश प्राप्त नहीं होगा। बैड डेट रिकॉर्ड होगा। बैड डेट मतलब खर्चा रिकॉर्ड होगा, लाभ हानि खाते में वह रिकॉर्ड हो जाएगा। और तीसरा है कि बैड डेट माने डेटर से भविष्य में नगद प्राप्त हो जाए। आपने तो बैड डेट मान लिया 2 साल बाद, तीसरे साल बाद भाई डेटर आ गया, डेटर जो कि खाता हम बंद कर चुके थे वो पैसा दे दे, तो आप बैड डेट रिकवर्ड रिकॉर्ड करोगे और कैश प्राप्त रिकॉर्ड करोगे, आय रिकॉर्ड करोगे, कैश प्राप्त रिकॉर्ड करोगे। देन लास्ट स्टॉक। स्टॉक में पहले मैंने माल समझाया कि वह सामग्री जिसे या तो पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा हो या जिसकी सहायता से कोई नया उत्पाद बनाना हो, उसे हम गुड्स कहते हैं। क्रिया के आधार पर यह 5 प्रकार का होता है। माल खरीदते हैं तो इसे परचेज कहते हैं, खरीदा हुआ लौटा देते हैं तो इसे परचेज रिटर्न बोलते हैं, माल बेचते हैं तो इसे सेल बोलते हैं, बिका हुआ वापस आ जाए तो इसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। देन क्या देखा हमने? स्टॉक, कि ईयर एंड पर जो माल बचा हुआ रह जाए उसे हम स्टॉक कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। साल के शुरू में जो मौजूद है वो ओपनिंग स्टॉक है, साल के एंड में जो मौजूद है उसे
क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये आज के टॉपिक थे जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में पढ़ा और चालू संपत्ति के अंदर 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा। आई होप सो स्टूडेंट आपके समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।